दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, कल हमने ये देखा था कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे तो उसके बाद उसने एक पुनेट स्क्वायर का मेथड जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था। पुनेट स्क्वायर में बेसिकली जिसमें हम जो है वो एक टेबल लाइक जो है वो एक बना रहे हैं, एंड देन उसमें रोज एंड कॉलम्स ऐड की हैं, एंड फिर हमने उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो लाइक फीमेल गैमीट्स वर्टिकली एंड मेल गैमीट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली उसमें लिख देने हैं, एंड देन उनको जो सा वो कंबाइन करके हमारे पास F1 जनरेशन या F2 जनरेशन जो है उसका रिजल्ट आ जाता है, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेशो। एंड रेशो जो है वो आपने फिनोटाइप रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1:1। नाउ द नेक्स्ट इज द टेस्ट क्रॉस फॉर दी वन करेक्टर। टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या है कि लाइक आपने अब ये जो है F1 के रिजल्ट्स आपके पास आए थे और देन F2 के रिजल्ट्स आए थे, और F2 में आपने देखा था कि 3 ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो टॉल ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन 2 जीनोटाइप्स। ठीक है, 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स इनके प्रेजेंट हैं। वन ऑफस्प्रिंग इज होमोजाइगस फॉर टॉल while other offsprings are heterozygous for tall। बट जब आप प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट या मेंडल ने जब प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो ऑब्वियसली ही वाज ऑब्जर्विंग ओनली द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो प्लांट की जस्ट फिनोटाइप ऑब्जर्व कर रहा था। वो प्लांट को जो सा लाइक अगर यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ का करेक्टर है तो उसने जस्ट फिनोटिपिकली प्लांट की हाइट देखी है, क्योंकि उसके पास टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, ड्वार्फ आ रहे हैं। अब उसे ये तो नहीं पता कि टॉल प्लांट्स जो हैं उनकी फर्दर जीनोटाइप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस में हम जो हमारे F1 प्लांट्स हैं या F2 प्लांट्स हैं उनकी हम जीनोटाइप्स फाइंड कर सकते हैं with the help of a test cross, and the tall plants produced in F2 generation are predicted to have either the capital D or the capital D small d genotype। मीन्स के टॉल प्लांट्स जो हैं उनकी दो जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। So Mendel devised a rather simple method that is used to discover the genotype of plants and animals, that is known as test cross. The organism expressing the dominant phenotype but having an unknown genotype is crossed with a non-homozygous recessive individual। मीन्स कि आपने टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं कि जो आपके पास अननोन जीनोटाइप है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कैपिटल डी आपको नहीं पता कि इसकी जीनोटाइप क्या थी, टॉल प्लांट आपने लिया और टॉल प्लांट जो है उसकी डिफरेंट जीनोटाइप्स हो सकती हैं। अब आपने कोई भी टॉल प्लांट लिया और उसका क्रॉस करवा दिया विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट आपके पास क्या था? ड्वार्फ पेरेंट था। अब आपको उसका भी कैसे पता चला कि वो होमोजाइगस रिसेसिव है? बिकॉज आप जब आपके पास F1 का रिजल्ट आया था तो F1 के रिजल्ट से आपको ये जो सा है वो आइडिया आ गया कि टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। ठीक है, कि टॉल का जो एलील है वो डोमिनेंट है ड्वार्फ के एलील पे। इसका मतलब क्या होगा कि ड्वार्फ क्योंकि रिसेसिव है तो इट ऑलवेज अपीयर्स इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट हमेशा अपना एक्सप्रेशन तब देता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने P1 ली थी, P1 में जो ड्वार्फ आपका पेरेंट था वो होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट था। अब आपने क्या करना है कि F1 जनरेशन तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपको उसकी जीनोटाइप का अंदाजा हो जाता है बिकॉज पेरेंट्स आपने डिफरेंट लिए थे। इट मीन्स F1 जनरेशन इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। लेकिन F2 जनरेशन जो है इसमें अब आपके पेरेंट्स जो हैं वो सेम थे, क्योंकि F2 जनरेशन आपके पास तब आती है जब आप F1 का क्रॉस करवाते हैं। तो F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स आए हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट को प्लांट शो कर रहे हैं, अब आपने उनकी जीनोटाइप्स को फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट आपके पास जो वन प्लांट आया है दैट इज विद ड्वार्फ ट्रेट। इट मीन्स कि वो भी होमोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। अब आपने टॉल प्लांट कोई भी एक ऑफस्प्रिंग ले लिया जो कि टॉल
करेक्टर को शो करता है, उसका क्रॉस करवा दिया विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, देन आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, दीज रिजल्ट्स विल डिसाइड द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। लाइक आपने एक प्लांट लिया है, ठीक है, ये टॉल प्लांट ले लिया और इसका क्रॉस करवा दिया विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, एंड द रिजल्ट इज दैट you get the offsprings and these offsprings are all tall। ठीक है, आपके पास जो offsprings आए वो तमाम tall आए। अब इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि जो आपके F2 का जो भी प्लांट, जो भी ऑफस्प्रिंग आपने F2 में से सिलेक्ट किया था, उसकी जीनोटाइप क्या है, ही दैट प्लांट इज होमोजाइगस फॉर द टॉल ट्रेट। ठीक है, होमोजाइगस फॉर द टॉल एलील। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो होंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम डोमिनेंट आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप कोई और टॉल प्लांट लेते हैं जिसकी जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस थी, उसका आप क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल गेट 50% डोमिनेंट प्लांट्स एंड 50% रिसेसिव प्लांट्स। ठीक है, इसके रिजल्ट में जो है वो आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास जो है वो 50% जो से हैं वो डोमिनेंट आ रहे हैं और 50% जो हैं वो आपके पास रिसेसिव प्लांट्स आ रहे हैं। लाइक आपने कैपिटल डी और स्मॉल डी का क्रॉस करवाया है विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट एंड 50% ऑफस्प्रिंग टॉल आ गए, 50% ड्वार्फ आ गए। अब ये रिजल्ट क्या शो करता है कि द ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म with tall trait is basically heterozygous in nature। उसकी जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, बिकॉज यहाँ पे अगर ऑफस्प्रिंग्स में ड्वार्फनेस शो हो रही है तो ड्वार्फनेस हमेशा तब शो होगी व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग देयर एलील्स। ठीक है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से जब एलील्स आते हैं देन जॉन सा है वो होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट अपना एक्सप्रेशन देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ड्वार्फ ट्रेट शो हो रहा है तो जो जीनोटाइप है पेरेंट की वो हेट्रोजाइगस है। सो टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए F2 ऑर्गेनिज्म की, F2 इंडिविजुअल्स की, यू हैव टू क्रॉस देम विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस के साथ साथ एक और टर्म भी यूज होती है, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस आल्सो। ठीक है, जो टेस्ट क्रॉस है उसको बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। बैक क्रॉस कि हमने क्रॉस करवाना है बैकवर्ड जाके, लाइक हमने यहाँ पे किसी भी ऑफस्प्रिंग का F1 से बिलोंग करता हो या F2 से बिलोंग करता हो, उसका क्रॉस विद एनी ऑफ द पेरेंट, दैट इज अ बैक क्रॉस। ठीक है, द क्रॉस ऑफ द F1 और F2 individual with any of the parent, that is a back cross, and the cross of the F1 or F2 individual with homozygous recessive parent, that is a test cross। बैक क्रॉस में हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा सकते हैं, लाइक डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी करवा सकते हैं, रिसेसिव के साथ भी करवा सकते हैं। डोमिनेंट पेरेंट मीन्स ऐसा पेरेंट जो डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है, और रिसेसिव वो जो रिसेसिव ट्रेट को शो करता है। सो किसी भी पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उसको बैक क्रॉस कहेंगे, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो दैट इज अ टेस्ट क्रॉस। सो all test crosses are back crosses also। so हमने क्या किया कि the organism expressing the dominant phenotype but having an unknown genotype is crossed with a non-homozygous recessive individual। ठीक है, कि ऐसा ऑफस्प्रिंग हमने लिया, ऑर्गेनिज्म लिया जिसकी जीनोटाइप अननोन थी, क्योंकि हमें पता है कि डोमिनेंट जीनोटाइप्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो जीनोटाइप अननोन है कि हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस होगी या हेट्रोजाइगस होगी। उसका क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ,
जिसकी जीनोटाइप क्या है, नॉन है, because recessive trait always expressed in homozygous condition. So if a tall plant of genotype capital D is test crossed with a dwarf plant which must have the small d genotype, all offsprings will be tall phenotypically and capital D small d genotypically. ठीक है, ये वही रिजल्ट आपके पास आएगा जो आपने P1 ली थी और फिर आपके पास F1 का जो रिजल्ट आया था। टेस्ट क्रॉस अगर आप ऐसे इंडिविजुअल का करवा रहे हैं जो होमोजाइगस था फॉर द टॉल एलील्स, उसका अगर क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो टॉल आएगा और जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म की जो आएगी दैट इज हेट्रोजाइगस। Similarly, if a tall plant is capital D small d and is crossed with a dwarf plant, then जो आपके पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपके पास जो है वो one half of the offspring will be tall and the other half will be dwarf. ठीक है, 50-50% रिजल्ट आएगा, 50% टॉल आएंगे और 50% ऑर्गेनिज्म जो हैं दीज आर ड्वार्फ. Therefore, 1:1 tall dwarf ratio demonstrates the heterozygous nature of the tall plants of unknown genotype. Result of the test cross reinforced Mendel's conclusion that separate unit factors control traits. सो इस तरह जो है वो हम इसको जो है वो देख सकते हैं। ये देखें टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि होमोजाइगस टॉल का अगर क्रॉस करवाते हैं विद होमोजाइगस ड्वार्फ, ये होमोजाइगस ड्वार्फ बेसिकली आपका जो पेरेंट था P1 से, उसका क्रॉस करवाएंगे। सो होमोजाइगस टॉल पेरेंट जो है वो गैम्यूट बनाएगा, सिंगल टाइप का गैम्यूट बनाएगा विद कैपिटल D एलील, while dwarf parent will form a gamete with small d allele. So when both gametes unite together, the organism is formed with the genotype capital D small d and the phenotype is tall. Similarly, अगर आपके पास जो है वो इंडिविजुअल जो आपने लिया है दैट इज विद कैपिटल D small d genotype heterozygous tall, if that individual is crossed with homozygous dwarf, and then टॉल जो पेरेंट है, जो ऑर्गेनिज्म आप ले रहे हैं वो दो किस्म के गैमेट्स बनाएगा. One gamete is with capital D, other gamete is with small d, and as a result of which 50% of offsprings are tall and 50% are dwarf. जी क्लास क्लियर हुआ है ये पॉइंट? यस मैम क्लियर है. जी मैम क्लियर है. ठीक है. सो इस तरह आप जो हमसे हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. जी जी आसिफा. मैम ये जो सैम्पल्स देते हैं जैसे ये टॉल के लिए यहाँ कैपिटल डी और डवार्फ के लिए स्मॉल डी है, तो ये मतलब खुद से ही हम देते हैं या मतलब ये स्पेसिफिक होते हैं? खुद से नहीं आप देते हैं. मेंडल ने जो यूज़ किए थे वो इस तरह डी उसने यूज़ किया था, लेकिन आप कैपिटल टी, क्योंकि हम ज़्यादातर जब सिंबल यूज़ करते हैं लाइक हमारे पास जो भी ट्रेट का नाम होता है ना, ठीक है, हम उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं. लाइक अगर हमने टॉल लिखना है तो हम उसका ज़्यादातर कैपिटल टी यूज़ करते हैं और ड्वार्फ के लिए हम फिर उसके कंपैरिजन में स्मॉल टी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिसेसिव ट्रेट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं और जो डोमिनेंट होते हैं उनके लिए हम कैपिटल यूज़ करते हैं. तो आप कैपिटल टी भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द टॉल एंड स्मॉल टी यूज़ कर सकते हैं फॉर द ड्वार्फ. अब मेंडल ने जो यूज़ किया ये इसने ड्वार्फ के लिए यूज़ कर दिया कि अगर उसने ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी यूज़ किया है तो उसने टॉल के लिए कैपिटल डी यूज़ कर दिया है. तो हमेशा अपनी मर्जी से आप कोई भी सिंबल नहीं लिख सकते हैं. आपने जो सा है वो ट्रेड को देखना होता है और ट्रेड का जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर उठाया जाता है. अगर आप जो सा है फर्स्ट लेटर टॉल का उठा रहे हैं, कैपिटल टी उठा रहे हैं, तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज़ करेंगे. और अगर आप फर्स्ट लेटर ड्वार्फ का उठा रहे हैं लाइक आपने डी उठाया है तो आप उसमें इस पर ड्वार्फ के लिए स्मॉल एंड जो सा कैपिटल डी लिखेंगे फॉर द टॉल. जी आसिफा समझ आई? जैसे राउंड है तो राउंड के लिए आप कोई भी लेटर यूज़ नहीं कर सकते, आप उसके लिए कैपिटल आर यूज़ करेंगे और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. और अगर आप रिंकल्ड वाला लेटर उठा रहे हैं, डब्ल्यू उठा रहे हैं, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल डब्ल्यू और राउंड के लिए कैपिटल डब्ल्यू. आपका तरीका ये होता है कि जब भी क्रॉसेस करने हैं तो उससे पहले आपने ये
बता देना है कि आपने कौन सा एलील या कौन सा सिंबल जो है वो किस ट्रेट के लिए यूज किया है। लाइक अगर आप जो सा है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज कर रहे हैं तो आपने पहले ये बता देना है कि आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी यूज किया फॉर द टॉल एंड डवार्फ रिस्पेक्टिवली। और अगर जो सा दूसरा स्मॉल डी या कैपिटल डी यूज करना है तो वो भी लिख देना है। सो हर चीज को आपने पहले ही बता देना है कि आपने कौन सा सिंबल यूज करना है, लेकिन सिंबल अपनी मर्जी से यूज नहीं करने। ट्रेट का फर्स्ट लेटर जो है वो उठाया जाता है सिंबल्स को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है जी मेंडल्स एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये स्मॉल केस जो लेटर्स होते हैं ये हम अपर केस लोअर केस लेटर को हम अपर केस लेटर से पहले। जाकिर आपकी आवाज कट गई है। जाकिर आपकी आवाज कट गई है बेटा।